फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बी ए थर्ड ईयर के लिए भीष्म। यानी कि जो आपने महाभारत में जो सीरियल था, मतलब महाभारत एक धार्मिक सीरियल था, वहाँ आपने देखा होगा भीष्म एक कैरेक्टर के रूप में। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे भीष्म कौन था। एक तो सबसे पहले उसका प्रारंभिक परिचय जो है, इंट्रोडक्शन, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वे एक्चुअल में कौन थे। तो भीष्म को ही कहा जाता है। देखिए, ये जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा आपके लिए सिंपल तब हो जाता है अगर आपने एक बार भी महाभारत देखी है। अगर आपने महाभारत देखी है तो ये टॉपिक आप मतलब बुक्स में जब भी पढ़ोगे इसको, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि पता नहीं कौन है भीष्म, ये पितामह कौन है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे महाभारत जैसे सीरियल या रामायण जैसे सीरियल वो लोग बोरिंग की वजह से देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें इन सीरियल से अपने कुछ टॉपिक हमारे हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो इसी वजह से जैसे कोई भीष्म की जब हम बात करते हैं तो भीष्म को भीष्म पितामह भी कहा जाता है। वे महाराज शांतनु के पुत्र थे और भीष्म पितामह को महाभारत का प्रमुख व्यक्तित्व भी माना जाता है। यानी कि पूरे महाभारत में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का जो पर्सन था उसको भीष्म पितामह बोला जाता है। और प्रॉपर रूप से अगर हम किसी भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की जब हम बात करते हैं तो भीष्म सबसे आगे आता है। और उसी ही यानी कि पूरी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है या एक साथ सबको यूनिट में लेकर के जो चलने वाली जो पॉलिसी वो लोग मतलब प्रेफर करते हैं, वो लोग वहाँ पे अपनाते हैं। तो उनमें से जो एक व्यक्ति था वो भीष्म था। उनकी माता गंगा थी, यानी गंगा पुत्र भीष्म के नाम से भी आपने इसको जाना होगा, सुना होगा। तो इनकी माता का नाम गंगा था। भीष्म पितामह तेजस्वी, शीलवान, धर्मात्मा, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वीर पुरुष थे। इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन क्यों किया, क्योंकि ये भी एक रीज़न है। क्योंकि जो उनके पिता के कहने पर, जैसे इसमें आगे, उन्होंने अपने पिता की सेवा के लिए, क्योंकि वो अपने पिता के लिए पूरी तरीके से समर्पित थे, तो उनकी सेवा के लिए कुंचन एवं कामनी को सदा के लिए त्याग दिया था। जो उनकी लाइफ में आई थी, दो वुमेन्स थी, कुंचन और कामिनी, उन्होंने अपने पिता की सेवा के लिए उनको त्याग दिया था। उन्होंने महाभारत में जो उपदेश दिए वो आज भी प्रासंगिक है, मीन्स यानी कि आज भी वो फेमस है। लोग उनके स्टेटमेंट्स, लोग उनके थॉट, जो उन्हें मानते हैं, जो उनकी पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं, वो आज भी उनको एक्सेप्ट करते हैं। और वो आज भी उस पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हुए दूसरों को उनके स्टेट्समेंट बताते हैं। किसी भी स्टेट्स के लिए पॉलिसी कैसे बनानी है, कैसे स्टेट को यूनिट की तरह रखना है, कैसे ग्रोथ करनी है, तो भीष्म पितामह के बहुत सारे ऐसे राजनीतिक थॉट हैं जिसके आधार पर एक स्टेट को सबसे अच्छी तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वहाँ पे आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये आज नहीं कि प्रेजेंट टाइम में भी स्टेट्स के लिए ये सब बातें एक्सेप्ट की जाती है। नेक्स्ट यहाँ है पॉलिटिकल थॉट ऑफ भीष्म, यानी कि जो भीष्म के राजनीतिक जो विचार थे, यानी कि स्टेट से रिलेटेड क्या पॉलिसी, कैसे उसकी उत्पत्ति होनी चाहिए, ये सब। तो यहाँ पे 8 टाइप से उन्होंने थोड़े से यहाँ पे अपने थॉट बताए हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है राज्य की उत्पत्ति, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्टेट। कि देखिए, हर फिलोसफर ने जो राज्य की उत्पत्ति के बारे में है, जैसे मैंने हर लेक्चर में मैं आपको ये बताती हूँ कि राज्य की उत्पत्ति हर एक फिलोसफर के अपने खुद के ओपिनियन से अलग अलग होती है। कोई कहता है कि ईश्वर से पहले राज्य स्टैब्लिश था, कोई कहता है ईश्वर के बाद ईश्वर ने किसी मतलब अलग से ही बनाया था, स्टेट्स में स्टैब्लिश किया था। कुछ लोग कहते हैं कि लोगों ने खुद ने बनाया था। तो एक्चुअल में क्या कंडीशन था, ये हर एक जो इतने भी फिलोसफर हैं, इंडियन थॉट है या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हैं, जितने भी थिंकर हैं, वो अपने अपनी लैंग्वेज में, अपने अपने सेल्फ ओपिनियन में अपनी अपनी बातें यहाँ पे रखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द स्टेट की, तो यहाँ पे उन्होंने शांति पर्व में, उनका एक पर्व था शांति पर्व, महाभारत से रिलेटेड है। तो उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में वहाँ पे थोड़ा सा बताया है, डिस्कस किया है कि जब हम मतलब पूरी तरीके से इन्होंने भी यही डिस्कस किया है कि राज्य की उत्पत्ति ऐसी हुई कि पहले प्राकृतिक अवस्था में लोग रहते थे, वहाँ पे अराजकता जैसी स्थिति हो गई, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस लोगों के बीच में हो गया एक दूसरे के बिहेव को लेकर, एक दूसरे के जो आचरण में एक दूसरे के प्रति करते थे, कि जो भी पावरफुल व्यक्ति था वो उसके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता था। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब जो धर्म की बातें थी वो कभी मतलब बिल्कुल फिनिश होती जा रही थी, लोग अधर्मी ज़्यादा होते जा रहे थे। तो उसमें से उस अधर्मी की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के लिए, उसको मतलब फिनिश करने के लिए उन्होंने राज्य की स्थिति मतलब राज्य को बनाया, राज्य को वहाँ पे एस्टेब्लिश किया। फिर यहाँ पे दूसरा है राज्य के अंग। देखिए, राज्य के कौन कौन से अंग हैं, हर एक फिलोसफर, चाहे वो कौटिल्य हो,
आप भीष्म पढ़ रहे हैं, आपने कल कल परसों जो भी लेक्चर्स है वो मनु के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बताया था कि कौन कौन से वहाँ पे होते हैं। तो राज्य के वो जो अंग हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने अपने लेवल पे बताए हैं कि कौन कौन से वो राज्य के अंग बताते हैं। जैसे भीष्म ने 7 अंगों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। 7 अंगों में वो आत्मा, सेवक, कोश, दंड, मित्र, जनपद, पुर इस तरीके से बताते हैं। यानी कि आत्मा, आत्मा से मतलब होता है राजा की ना एक स्टेट अधूरा रहता है तो राजा को इंक्लूड कर दिया जाता है। फिर उसका सेवक, कोश, कोश होता है। आपने जो भी मनु वाले जो चैप्टर था वहाँ पे हमने क्लियर किया था कि कोष क्या होता है। फाइनेंस सिस्टम को रिजर्व करके रखा जाता है। उसमें कुछ मुद्राएं होती हैं, करेंसी होती हैं, कुछ मतलब बहुत सारे ऐसा मतलब रिजर्व करके रखा जाता है। उसमें खाने पीने के सामान भी होते हैं आपके, उसमें पैसा भी होता है। इन फ्यूचर कभी भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ने लगे तो वहाँ से हम अपने स्टेट के लिए वो चीज़ें निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर है दंड, यानी कि पनिशमेंट की व्यवस्था एक स्टेट में होनी चाहिए। ये एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, इनके बिना एक राज्य को हम पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर सकते। यानी कि प्रॉब्लम फिर स्टेप बाय स्टेप सामने आपको फेस करनी पड़ती है। अगर आप वहाँ पे दंड की व्यवस्था नहीं करोगे तो लोग कैसे हो जाएंगे, लोग आप कितने भी रूल रेगुलेशन बना लें वहाँ पे लोग नहीं डरेंगे, ना ही उनको फॉलो करेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं कि जो ऑर्गन्स है उसके हिसाब से चीज़ों को वहाँ पे रखा जाए। तो सारे ऑर्गन्स है, दंड वगैरह बताए। फिर जनपद, जो छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, जो छोटे छोटे मतलब एक तरह से दुर्ग होते हैं, छोटे छोटे किले होते हैं कि स्टेट को वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है राज्य का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट। तो राज्य का उद्देश्य यहाँ पे क्या बताया कि राज्य की उत्पत्ति के साथ ही राज्य का उद्देश्य, उसका टारगेट, उसका जो भी एम्स है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि पृथ्वीवासियों द्वारा ब्रह्मा से गुहार लगाए जाने के बाद एक राजा की उत्पत्ति हुई। यानी कि महाभारत में जो भीष्म पितामह हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ के लोग इतने ज़्यादा राजकता में मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो इस परेशानी से उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने गुहार लगाई। यानी कि वो एक तरीके से जैसे हम एप्लीकेशन देते हैं या कंप्लेन करते हैं, वो वहाँ पे गए। उन्होंने वहाँ पे फिर उसके बाद एक राजा की उत्पत्ति हुई, राज्य की उत्पत्ति हुई, राजा से राज्य की उत्पत्ति हुई। और राज्य का तत्कालिक उद्देश्य ये था कि अराजकता, भय, दुराचार को वहाँ पे ख़त्म करना। तो जैसे ही वहाँ पे राज्य की उत्पत्ति हुई, किस टारगेट के लिए कि वहाँ पे जितनी भी अराजकता है, जिस अराजकता को ख़त्म करने के लिए सारे के सारे नागरिक हमारे पास आए हैं, तो इस अराजकता को ख़त्म करने का काम ही राज्य का एक मेन उद्देश्य होता है। तो यही उनका ऑब्जेक्ट था, यही उन पर, इसी टॉपिक पर उनको काम करना था। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं दंड नीति एवं न्याय व्यवस्था, पनिशमेंट पॉलिसी और जुडिशियल सिस्टम। तो राज्य की शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए भीष्म के पॉलिटिकल व्यूज के अकॉर्डिंग या उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग एक राज्य में दंड नीति की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और साथ साथ में जो लोग क्राइम करते हैं या जो लोग अराजकता जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं उनके लिए वहाँ पे दंड होना चाहिए, ताकि और साथ साथ में ताकि जिनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, जो इस टॉर्चर को सहन कर रहे हैं या जो पीड़ित वर्ग है उन्हें न्याय दिला सके। तो दंड व्यवस्था या दंड नीति या न्याय व्यवस्था की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे फोर्थ पॉइंट में मतलब पूरी तरीके से एक एलिमेंट्स के तहत, एक थॉट्स के तहत उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि स्टेट के लिए एक टारगेट, एक वर्क, एक ड्यूटीज़ वो कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट है राज्य के पद का महत्वपूर्ण कर्तव्य। देखिए, राजा का जो पद होता है, एक पोस्ट होती है, उसकी कुछ इम्पोर्टेंस होती है, उसकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। तो वो ड्यूटीज़, वो इम्पोर्टेंट क्या होता है, देखिए इसमें महाभारत के काल में राज्य के शासन का जो स्वरूप था वो राजतंत्र यानी कि मोनार्ची सिस्टम था उस समय में, जिसमें राजा का पद वंशानुगत हुआ करता था। ठीक है, तो राजगद्दी का उत्तराधिकारी पैतृक होता था। यदि ज्येष्ठ पुत्र में कोई भी कमी होती थी, ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा घर में, उसमें अगर कोई भी कमी होती थी या कि कैपेबल नहीं है वो राजगद्दी पर बैठने के लिए, तो उस राजगद्दी का जो राइट्स था, जो अधिकार थे, वो छोटे पुत्र को सौंप दिए जाते थे। आमतौर पर नए राजा की नियुक्ति में
प्रजा की स्वीकृति भी शामिल होती थी, यानी कि उनसे पूछा जाता था कि भाई ये तो कैपेबल नहीं है लेकिन फिर हम इनको नॉमिनेट कर रहे हैं, क्या आपको ये पसंद है? तो वहाँ पे प्रजा पूरी तरीके से उनको मतलब एक्सेप्ट करती थी, उनसे पूछा जाता था, डिस्कस किया जाता था। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से वहाँ पे राजा को मतलब नॉमिनेट कर दिया, प्रजा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि प्रजा का पसंद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सिस्टम में। अगर प्रजा पसंद नहीं करती, डेमोक्रेसी में भी अगर सिटीजन्स पसंद नहीं करते हैं तो वोट नहीं देंगे उसको, और जिसे वोट देंगे जिसको वो पसंद करते हैं, तो उस जिसको सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो उसी को वोट देते हैं, वही सिस्टम चलाता है। मोनार्ची सिस्टम में भी ऐसा ही होता है, वो जिस राजा को पसंद करते हैं उन्हीं के रूल रेगुलेशन को वो फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से बताया है। अब भीष्म ने भी राजा में मुख्यतः 5 देवों जैसे अग्नि, आदित्य, यम, मृत्यु, कुबेर का वास बताया है। जिस तरीके से मतलब और भी फिलोसफर के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने भी राजा में मतलब ये सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं। मनु ने भी यही बताया है कि एक राजा में ये सब चीज़ें विद्यमान होती है, वो बिल्कुल एज ए गॉड की तरह वहाँ पे उनको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि एलिमेंट्स ही गॉड वाले होते हैं सारे के सारे। उसमें अग्निदेव मतलब जो अग्नि, आदित्य, मृत्यु, कुबेर जो मतलब धन दौलत देता है, इस तरह के जो एलिमेंट्स है वो उसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट है कर प्रणाली, यानी कि टैक्स सिस्टम। इसमें जो है कि राज्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि भीष्म के अनुसार एक टैक्स सिस्टम भी वहाँ पे होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ट्रेड और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। नेक्स्ट है यहाँ पे युद्ध नीति, एक वॉर पॉलिसी एक स्टेट के पास होनी चाहिए कि इमरजेंसी में वो कैसी पॉलिसी वहाँ पे बना सकता है। एक योजना उनके पास होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी में वो सोचने में टाइम वेस्ट ना करे, वो एकदम से एक्शन ले पाए। और लास्ट यहाँ पे है नैतिकता, यानी कि मॉरलिटी। एक राज्य का सबसे बड़ा एलिमेंट्स क्या होता है उसके, यानी कि भीष्म के अनुसार उनके थॉट थे कि नैतिकता सबसे ज़रूरी होती है। मॉरलिटी जिस भी स्टेट में होती है वो स्टेट डेवलप करता है, वहाँ का बिहेवियर, वहाँ की पर्सनैलिटी, ह्यूमन बिहेव को लेकर जो वहाँ का सिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है, वो अच्छा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भीष्म इन पॉलिटिकल फिलोसफी। तो राजनीतिक दर्शन शास्त्र में भीष्म का क्या कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जब इवोल्यूशंस निकलता है तो महाभारत के शांति पर्व में जिन राजनीतिक विचारों का वर्णन किया जाता है उनमें भारतीय राजनीतिक चिंतन काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और इसमें यानी कि पूरा स्टडी किया जाता है तो उसमें इंडियन जो पॉलिटिकल थिंकर है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और इसके अध्ययन में जब मतलब जो स्टडी की जाती है तो उससे ये मतलब ये पता चलता है कि भीष्म केवल शूरवीर ही नहीं थे बल्कि वो सदाचारी सद्गुण संपन्न भी थे, यानी कि उनकी मतलब वो बुद्धि से भी प्रखर थे, वो इंटेलिजेंट भी थे, वो मतलब शूरवीर भी थे, यानी कि डरते वो किसी से नहीं थे। तो ये पूरा का पूरा आज हमने जो डिस्कस किया पूरा का पूरा भीष्म से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस किया था। और बेसिकली अगर आपने महाभारत देखा होगा तो ये सब जो हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।